जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1858 के भारत सरकार अधिनियम का अध्ययन किया था, जिसके द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। लेकिन आज हम 1861 का भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को अध्ययन करेंगे, जिसने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने या निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। आइए समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड के बारे में क्या कहता है। 1857 की महान क्रांति के बाद यह अधिनियम लाया गया और ब्रिटिश सरकार ने यह महसूस किया कि भारतीयों का सहयोग आवश्यक है, जिस कारण इस नीति के तहत 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम पारित किए गए और 1861 का अधिनियम भारतीयों को शासन में शामिल करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसको हम समझते हैं, यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को समझ में आया कि केवल बल के आधार पर भारत पर शासन करना आसान नहीं है। इसलिए उसने भारतीयों को प्रशासन और कानून बनाने की प्रक्रिया में सीमित रूप से शामिल करने का निर्णय लिया और इसी उद्देश्य से 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया। याद रखिएगा, 1861, 1892 और अधिनियमों का उद्देश्य भारतीयों को धीरे धीरे शासन में शामिल करना था। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। पहली विशेषता है, भारतीयों को कानून निर्माण में शामिल किया गया। यानी 1861 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया और वायसराय को अधिकार दिया गया कि वह भारतीयों को अपनी विस्तारित विधानसभा में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सके। नामांकित मतलब जैसे चुनाव के बिना किसी व्यक्ति को पद पर नियुक्त करना, और गैर सरकारी सदस्य मतलब जो सरकारी अधिकारी ना हो। तो वायसराय को अधिकार दिया गया कि वह भारतीयों को अपनी विस्तारित विधान परिषद में गैर सरकारी यानी बिना चुनाव के किसी व्यक्ति को पद पर नियुक्त कर लेना। फिर 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद का सदस्य बनाया। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इन 3 सदस्यों को नामांकित किया। कौन से 3 सदस्य थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। तो इसकी विशेषता क्या थी? वायसराय को भारतीयों को नामांकित करने का अधिकार और गैर सरकारी सदस्य बनाए जा सकते थे। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत या फिर नॉमिनेट किया। तो याद रखिएगा, पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया। अगली विशेषता को देखते हैं, विकेंद्रीकरण की शुरुआत। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम ने कानून बनाने की शक्तियां केंद्र के पास कर दी थी, लेकिन इस अधिनियम ने यानी 1861 के अधिनियम ने मद्रास और बम्बई की विधायी शक्तियां वापस दे दी। यानी इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विकेंद्री मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्तियों का केंद्र से राज्य या फिर प्रांतों में बांटना, और केंद्रीकरण मतलब सेंट्रलाइजेशन मतलब सभी शक्तियां केंद्र में होना। तो विकेंद्रीकरण हो गया, यानी मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियां वापस मिल गई, जिसके कारण विकेंद्रीकरण शुरू हुई। तो 1833 के केंद्रीकरण की नीति में परिवर्तन, यानी 1833 के चार्टर अधिनियम ने कानून बनाने की सभी शक्तियां केंद्र के पास कर दी गई थी। लेकिन अब इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई को विधायी शक्तियां वापस मिल गई, जिससे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अगली विशेषता को देखते हैं, नई विधान परिषदों का गठन हुआ। यानी इस अधिनियम के बाद विभिन्न प्रांतों में विधान परिषदों का गठन शुरू हुआ। सबसे पहले तो बंगाल में 1862 में,
फिर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में, और फिर बाद में पंजाब में 1897 में विधान परिषद बनाई गई। यानी याद रखिएगा, बंगाल 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 ईस्वी में, पंजाब में 1897 में। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगली विशेषता है पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब जैसे प्रत्येक मंत्री या सदस्य को अलग अलग विभाग सौंपने की व्यवस्था। तो इस अधिनियम के तहत जो लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, वह 1861 के अधिनियम ने, यानी इस अधिनियम ने इसे कानूनी मान्यता दी। अब वायसराय अपनी परिषद के प्रत्येक सदस्यों को एक या एक से अधिक विभागों की जिम्मेदारी दे सकता था। वह अपने विभाग से संबंधित निर्णय भी ले सकते थे। तो पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब प्रत्येक मंत्री को अलग अलग विभाग सौंपने की व्यवस्था। तो इसमें क्या था, वायसराय को नियम बनाने की शक्ति, पोर्टफोलियो प्रणाली कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ और प्रत्येक सदस्य को विभाग सौंपा गया। हम अगली विशेषता की ओर चलते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वायसराय बिना परिषद की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता था, लेकिन यह अध्यादेश अस्थायी नहीं होता था। इसकी अधिकतम अवधि केवल 6 मंथ थी, यानी 6 माह थी। तो इस विशेषता में क्या था, आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता था। कौन जारी कर सकता था? वायसराय, परिषद की बिना अनुमति के। और अध्यादेश की अवधि क्या थी? अधिकतम 6 माह। अध्यादेश मतलब क्या होता है? जैसे आपातकाल में सरकार द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून। तो याद रखिएगा, 1861 में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, पहली बार भारतीय कानून निर्माण में शामिल हुए और वायसराय को भारतीयों को नामांकित करने का अधिकार मिला और विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। यानी बम्बई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ वापस मिल गई। पोर्टफोलियो प्रणाली को कानूनी मान्यता मिली और क्या था, वायसराय को 6 माह के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी मिली। तो यह जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम 1892 के भारत परिषद अधिनियम का अध्ययन करेंगे, जिसमें विधान परिषदों के अधिकारों का और विस्तार किया गया है। यदि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।